कर लेते हैं न्यूज कैंडी अपडेटेड एडिशन साइंस फॉर क्लास 7। टॉपिक है इसका पेज नंबर 11 पे, अनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चैप्टर है ये 1, प्लांट सिस्टम। प्लांट सेल्स कैन रेस्पायर एनारोबिकली इफ दे नीड टू। आपके पौधे बगैर ऑक्सीजन के भी सांस ले सकते हैं, क्योंकि एनारोबिकली रेस्पायर करना क्या होता है, विदाउट एयर। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर यकीनन मेरा टॉपिक ये जो है वो जरूर लेक्चर सुना होगा। तो दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक होती है विद एयर जिसको हम बुलाते हैं एरोबिक, और एक होती है विदाउट एयर जिसको हम बुलाते हैं एनारोबिक। तो आपके प्लांट के सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के बगैर भी सांस ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग ब्रोकन डाउन कंप्लीटली टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, पहले मैं आपको बताती हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन जब होती है उसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जब वो टूटता है ग्लूकोज बन जाता है एनर्जी और ऑक्सीजन बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन जब हम विदाउट ऑक्सीजन इक्वेशन में से अगर हम ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, तो फिर उसकी क्या प्रोडक्ट निकलती है? तो बच्चों उसकी प्रोडक्ट निकलती है, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से एथेनॉल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और एनर्जी निकलती है। यानी ग्लूकोज के अंदर मौजूद एनर्जी भी आ जाएगी, एथेनॉल भी आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। अब एथेनॉल स्वैप हो गया विद वाटर। अगर ऑक्सीजन होती ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती और ब्रेक डाउन होता ग्लूकोज, तो उसमें से फिर हमारे पास ऑक्सीजन टूटने के बाद वाटर आ जाना था। लेकिन अब यहाँ पर वाटर को सिर्फ आपने स्वैप कर देना है, एनारोबिक में वाटर नहीं होगा, उसकी जगह आपने एथेनॉल लिखना है। ठीक है, तो ये बड़े मजे की इक्वेशन है। पहली इक्वेशन में से वाटर निकाल दें और ऑक्सीजन निकाल दें, और दूसरी जो आपकी इक्वेशन है उसके प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ एथेनॉल डाल दें। ठीक है, तो आपका मजे से काम हो जाएगा। अब इसको आगे पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके जो ग्लूकोज है ना वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एथेनॉल बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। एथेनॉल इज अ सॉर्ट ऑफ हाफ वे स्टेज बिटवीन ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जिस टाइम आप के घर में डिलीवरी आई और बच्चे सो रहे हैं, तो आपकी मदर ने क्या किया है, उस डब्बे को बंद ही फूड पांडा से आपका कोई खाना है, आपकी मदर ने उसको खोले बगैर ही फ्रिज में रख दिया है। तो वो क्या है, वो एथेनॉल है, क्योंकि आपकी मदर ने उसको खोला ही नहीं, ऑक्सीजन को यूज किया ही नहीं, आपके खाने को खाया ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या था ना, आपने वो खाना खाया ना आपने एनर्जी आई। तो यही हिसाब एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है, जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता। तो हमारा सेल क्या करता है कि ग्लूकोज को तोड़कर उसमें से जरूरी चीजें जो कि एथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और एनर्जी, उसको रिलीज कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसने ऑक्सीजन ली ही नहीं तो वो पानी कहाँ से लेकर आएगा। और एथेनॉल होता है ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के पहले वाली स्टेज। जैसे कि आपने आटा गूंदना है और आपने पास पानी रखा हुआ, नमक रखा हुआ और आटा रखा हुआ है, लेकिन अभी आपने उसको मिक्स नहीं किया, तो ये समझ लें कि आपकी एथेनॉल की स्टेज है। तो एथेनॉल हम किस लिए निकालते हैं, ताकि अभी वो ऑक्सीजन आगे उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई थी, सिर्फ ग्लूकोज है। तो जिसमें सिर्फ ग्लूकोज जिस रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होगा वो ब्रेक डाउन होगा और वो बनेगा ये एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, क्योंकि इसमें नो ऑक्सीजन है। The roots of plants living in waterlogged soil have to use anaerobic respiration, otherwise the plant die। तो बच्चों जो प्लांट्स वाटर लॉक्ड सॉइल में होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वाटर लॉक्ड सॉइल क्या होती है। वाटर लॉक्ड सॉइल या मिट्टी वो होती है जो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती और पानी वहां खड़ा रहता है। ठीक है, अक्सर आप देखेंगे कहीं हैवी बारिश हो गई है, ठीक है, और वहां पानी खड़ा है खड़ा है खड़ा है और वो मिट्टी उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो हम कहेंगे ये वाटर लॉक्ड सॉइल है। तो यानी वो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। जब वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही तो उस मिट्टी के अंदर एयर स्पेसेस नहीं बनेंगी, ऑक्सीजन की स्पेसेस नहीं होंगी, जो कि एक सूखी मिट्टी में होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ऐसे प्लांट्स जिन्होंने जिंदा रहना है, उनको जो कि पानी में खड़े हुए हैं मुसलसल, उनको एनारोबिक रेस्पिरेशन करनी पड़ती है, जो कि ऑक्सीजन के बगैर होती है।
However, the plant must return to aerobic respiration before the level of ethanol in the cell becomes too high and kill them. अब वो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं ना बारिश होने के बाद पौधे, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जिंदा रहें, क्योंकि सांस लिए बगैर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता. प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लेकिन अल्लाह ने इनमें दो तरह के वो रखे हैं सिस्टम. जिस तरह हम लोग पानी में डाइव करते हैं और मुंह के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा लेते हैं डाइवर्स, ताकि वो पानी में सांस ले सकें, तो इसी तरह हमारे पौधे भी एनारोबिक ऑक्सीजन के बगैर सांस लेते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा सकते ना पौधे पानी के अंदर. तो अल्लाह ने उनको एनारोबिक रेस्पिरेशन की खसूसियत अता की है कि वो ऑक्सीजन के बगैर भी कुछ अरसा जिंदा रह सकते हैं, जब तक कि वो पानी कंप्लीटली ड्रेन ऑफ ना हो जाए फ्रॉम द सॉइल. यानी ये वाली सॉइल जो पिक्चर में आपको नजर आ रही है, अभी इधर पानी खड़ा हुआ है, ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन सैलाब के बाद आपको पता है पानी खड़ा रहता है, और अगर वो 10 15 20 दिन के बाद पानी सूख जाता है, तो ये पौधे दोबारा से एनारोबिक रेस्पिरेशन को छोड़कर एरोबिक यानी विद ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से एथेनॉल की मिकदार बढ़नी शुरू हो जाती है उनमें, और एथेनॉल भी उनको ख़त्म कर सकता है, उनको कम्प्लीटली गला सड़ा के मार सकता है. तो एथेनॉल की लेवल को नॉर्मल करने के लिए और वापस एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करने के लिए पौधों का पानी का सूखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो जैसे पानी सूखता है पौधे फ़ौरन स्वैप कर जाते हैं एनारोबिक से एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ, विदाउट ऑक्सीजन से ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की तरफ, ताकि वो अपने बॉडी के अंदर मौजूद, अपने प्लांट्स के अंदर मौजूद एथेनॉल के लेवल को स्लो डाउन कर सकें, लो लेवल पर ला सकें. क्योंकि ज़्यादा एथेनॉल रहेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन से, आपको पता है क्या प्रोडक्ट्स आती हैं, उससे आती हैं एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. तो जो एथेनॉल है ना वो बड़ा ख़तरनाक है पौधों के लिए, वो पौधों की जड़ों को गला देगा. ठीक है, तो इस वजह से वो पौधे फिर जैसे पानी सूखता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि एथेनॉल की जो लेवल है उस हायर लेवल को स्लो डाउन किया जा सके. फर्मेंटेशन हैज़ बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू बेकिंग एंड ब्रूइंग. इन बेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस मेक्स मेक्स ब्रेड डो राइज. अब इसके अंदर दो तरह की फर्मेंटेशन होती है. एनारोबिक फर्मेंटेशन सिर्फ प्लांट्स में टेक प्लेस नहीं होती, बल्कि आप अपने किचन में भी ये करते हैं. लाइक हम फर्मेंटेशन कैसे करते हैं, यीस्ट से अपने आटे में यीस्ट डालते हैं, खमीरा डालते हैं पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए या ब्रेड डो बनाने के लिए, आपकी मदर डालती है, और वो आटा जो एक पेड़े के जितना होता है वो 20-25 मिनट के बाद उसको कवर कर दिया जाता है, ताकि ऑक्सीजन उसके अंदर ना जाए, तो ताकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सके. तो जैसे ही वो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है, अंदर उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आटे के अंदर मौजूद एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो आटा फूलना शुरू हो जाता है, खमीर हो जाता है, उसका साइज़ डबल हो जाता है. तो इसके अलावा शराब बनाने के अमल, ब्रूइंग होता है शराब बनाना, उसके अमल में भी जो जितने अंगूर हैं उनको डब्बों के अंदर बंद कर दिया जाता है एयर टाइट जार्स के अंदर, ताकि उनमें हवा ना जाए, और फिर वो गलते सड़ते गैसेस उनमें बनती हैं, एथेनॉल बनता है, और फिर वो शराब की शक्ल ले लेती हैं. तो नाउज़ुबिल्लाह, हम क्योंकि मुसलमान हैं हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ अब ये याद रखें कि यीस्ट के ज़रिए जो फर्मेंटेशन होती है, जाग लगाई जाती है, जिससे आटा जो है आपका डबल हो जाता है, आपकी डो जो होती है डबल हो जाती है, जो कि आप पिज़्ज़ा या ब्रेड बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, वहाँ फर्मेंटेशन का अमल करते हैं. अब चलते हैं टेस्ट योरसेल्फ की तरफ. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू प्लांट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन. प्लांट प्रोड्यूस एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब आप कहेंगे वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, तो बेटा वो प्रोड्यूस नहीं करते, रिलीज करते हैं एनर्जी को. प्रोड्यूस करना होता है बनाना, तो वो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल, और वो बनाते हुए जो हीट फेंकते हैं, जो एनर्जी फेंकते हैं, वो जो है ना आपको जिससे ताकत मिलती है वो एनर्जी होती है, प्रोड्यूस नहीं होती, वो रिलीज होती है. राइट अ वर्ड इक्वेशन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है वो आपके पेज नंबर 18 पर भी मौजूद है, वहां से देख लें, नहीं तो यहाँ से पढ़ लें. वर्ड इक्वेशन फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज, ये रिएक्टेंट है, और इसमें से जो आगे निकलता है वो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी है. ठीक है, इसके आगे है योगर्ट कंटेन लिविंग बैक्टीरिया आर ऑल्सो केपेबल ऑफ रिस्पायरिंग एनारोबिकली. इफ अ सील कार्टन ऑफ yogurt is left for a long time, the lid bulges upward. Suggest why this happens.
The carbon dioxide gas will build up in the carton by the anaerobic respiration of bacteria and rise to the top of the carton, cause the carton to expand and the lid to bulge upwards. आपको पता है कि दही के अंदर भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि रिस्पायर करते रहते हैं, तो वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप देखें कि दही क्योंकि मीठा होता है तो उसमें से वो ग्लूकोज को जो है ना तोड़ते रहते हैं। जब ग्लूकोज तोड़ेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, एथेनॉल निकलेगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैस है वो भरना शुरू हो जाएगी उसी डब्बे के अंदर। जैसे नेस्ले का दही का डब्बा अगर आप लाकर रख दो, उसको ना खोलो, तो उसकी ऊपर वाली लिड, उसका ढक्कन ऊंचा होना शुरू हो जाएगा 5-7 दिन के बाद, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गैस इकट्ठी हो जाएगी और वो बाहर आने की कोशिश करेगी उस कार्टन में से। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की बड़ी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।